गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन ऑप्शन ए अक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी अक्षोभ मंडल एवं समताप मंडल ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन डी अक्षोभ मंडल समताप मंडल एवं ओजोन मंडल ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर एंड ओजोनोस्फियर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, 5 लेयर्स हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो एस पैटरसन के द्वारा किया गया था। जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षोभ मंडल। सेकंड है हमारी स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। थर्ड है हमारी मेसोस्फियर मध्य मंडल। फोर्थ है हमारी थर्मोस्फियर ताप मंडल। और फिफ्थ है हमारी एक्सोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल। तो जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो बादल हो, बादल बनना हो, वर्षा हो, ओलावृष्टि हो, बादलों की गरज चमक हो, या फिर जितने भी तूफान चक्रवात, जो भी स्थिति हमें देखने को मिलती है मौसम संबंधी, वो सभी हमें अक्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। इसीलिए जो समस्त मौसमी परिवर्तन हैं वो अक्षोभ मंडल में हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है जो हमारी सेकंड लेयर समताप मंडल। इसमें क्या है, इसमें जो ओजोन परत पाई जाती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच, जिसकी सघनता सर्वाधिक होती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और जो यहाँ पर हवाएं हैं उनका प्रवाह क्षैतिज होता है, जिस कारण से यह जो परत है वो वायुयान के लिए भी आदर्श मानी जाती है। यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। और जो थर्ड लेयर है हमारी मेसोस्फियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य मंडल। इसमें जो उल्कापिंड होते हैं, मिट्योर्स होते हैं, वो इस मंडल में आकर के जल जाते हैं। तो यहाँ पे जो नोक्टिलुसेंट क्लाउड है हमें वो देखने को मिलता है। नोक्टिलुसेंट बादल का निर्माण यही होता है, वो नोक्टिलुसेंट क्लाउड हमें इसी मंडल में देखने को मिलता है। फोर्थ है हमारा थर्मोस्फियर यानी कि ताप मंडल। इसमें क्या है, एक और मंडल होता है जिसको हम आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, आपने सुना होगा आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। इसमें जो आयन्स पाए जाते हैं, आयन और विद्युत के जो आवेशित कण होते हैं, उनकी हमें यहाँ पे प्रधानता देखने को मिलती है, जिस कारण से इसको आयन मंडल बोलते हैं। इसमें एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस और एक होता है ऑरोरा बोरियोलिस। जो ऑरोरा बोरियोलिस है वो हमें नॉर्थ में देखने को मिलता है, और जो साउथ है वहाँ हमें ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस देखने को मिलता है। और इसमें कुछ लेयर्स पाई जाती है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, ऐसी कुछ हमें लेयर्स भी देखने को मिलती है। जो ई लेयर है उसको हम सिंपली केनली हेविसाइड परत के नाम से जानते हैं। और एक होती है एफ लेयर, उसको कई बार एग्जाम में आता है F1 और F2 परत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीटन परत के नाम से F1 F2 परत को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ एक्सोस्फीयर। ये है बहिर्मंडल, जो सबसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत मानी जाती है। यहाँ पे जो वायु का घनत्व है वो बहुत ही कम हो जाता है, जैसे जैसे ऊपर की ओर तरफ जाते हैं तो यहाँ पे वायु का घनत्व कम होता चला जाता है। ये 5 लेयर्स थी जिसका क्लासिफिकेशन एस पैटरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कारक जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है। द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट इंसोलेशन। ऑप्शन ए घूर्णन रोटेशन, ऑप्शन बी परिक्रमण रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी सूर्य किरणों का नतिकोण एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स, ऑप्शन डी प्रचलित पवन प्रिवेलिंग विंड्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रिवेलिंग विंड यानी कि प्रचलित पवन है, वो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करती। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है और ये है पोल। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो इक्वेटर पे तो लंबवत पड़ती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती चली जाती है, जिस कारण से भूमध्य रेखा पर जो प्रकाश है सूर्य का वो सबसे अधिक, और जो ध्रुव है वहाँ पे प्रकाश हमें सूर्य का कम दिखाई पड़ता है।
तो जो कुछ फैक्टर होते हैं जो सूर्यतप को प्रभावित करते हैं, उनमें प्रमुख है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और जो ध्रुव है वहाँ पे तिरछी किरणें हमें देखने को मिलती है। तो जो सूर्यतप है वो भूमध्य रेखा पर अधिक और जो ध्रुव है यहाँ पे कम देखने को मिलता है। एक होता है दिन की अवधि। अगर दिन की अवधि अधिक है तो सूर्यतप की मात्रा भी अधिक प्राप्त होगी, और अगर दिन की अवधि कम है तो सूर्यतप की मात्रा भी हमें कम मिलेगी। और जो पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है वो भी सूर्यतप को प्रभावित करती है। जैसे अगर सन पृथ्वी के नज़दीक है तो वहाँ पे क्या होता है, उपसौर की स्थिति होती है और वहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमें अधिक प्राप्त होता है। और अगर सूर्य से दूरी होती है पृथ्वी की तो वहाँ पे अपसौर की स्थिति होती है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होता है। और जो सन स्पॉट है, जिनको हम सौर कलंक बोलते हैं, इनका भी जो सूर्यतप है उस पर प्रभाव पड़ता है। और कुछ ये फैक्टर जो अभी हमने देखे जैसे घूर्णन, परिक्रमण, ये भी कहीं ना कहीं सूर्यतप को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है वह है। द गैस विच हैज़ थर्ड हाइएस्ट परसेंटेज इन ड्राई एयर कंपोजिशन इन लोअर एटमोसफेयर इज ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। बताइए कौन सा जो है जो तीसरा सबसे अधिक प्रतिशत रखने वाली गैस है वायुमंडल में। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी आर्गन। जो फर्स्ट स्थान रखती है, सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में, वो है नाइट्रोजन, जो 78.8% के आसपास हमें देखने को मिलती है। जो दूसरा स्थान रखने वाली गैस है वो है हमारी ऑक्सीजन, वो 20.9% हिस्सा हमें ऑक्सीजन का देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेट 21% हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है। और जो आर्गन है वो 0.93 ये देखने को मिलती है। और फोर्थ स्थान पे है 0.039% हमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की वह परतें या फिर परत जो एप्लीटन परत के नाम से जानी जाती है वह है। अभी हमने जो डिस्कस किया था वही क्वेश्चन है ये। कौन सी लेयर है, डी लेयर, ई लेयर, F1 और F2 लेयर, जी लेयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, F1 और F2। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे एप्पल, पहले एप्पल, और एप्पल मीन्स फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, F से स्टार्ट होता है, तो F से एप्पल, इससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और एक होती है ई परत। ई परत होती है जो उसको हम बोलते हैं कैनली हैवीसाइड परत। कैनली, ली इसमें क्या है, लास्ट में ई आ रहा है, ली, तो ये इसको हम ई परत से याद रख सकते हैं। ये याद करने का एक तरीका है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, वरना आप सीधे भी याद कर सकते हैं। जो F1 F2 परत है उसको एप्लीटन, और जो ई परत है उसको कैनली हैवीसाइड परत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट मापक पर डैश डिग्री के समतुल्य होता है। ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 232, ऑप्शन डी 168। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसमें डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को फ़ारेनहाइट में हमें बदलना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 212 है हमारा। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड एज, जो वार्षिक ताप परिसर है उसकी गणना कैसे की जाती है। ऑप्शन ए विगत 100 वर्षों में वार्षिक अधिकतम एवं वार्षिक न्यूनतम तापमानों में अंतर से। ऑप्शन बी एक वर्ष में सबसे गर्म व सबसे ठंडे महीने के जो औसत तापमान है उसके अंतर से। ऑप्शन सी एक वर्ष में दैनिक अधिकतम एवं दैनिक न्यूनतम तापमानों के अंतर से। ऑप्शन डी है 30 वर्षों में औसत अधिकतम तथा औसत न्यूनतम तापमानों में अंतर से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसमें पूछा है एनुअल रेंज पूछी गई है टेम्परेचर की, तो एनुअल में क्या आएगा, जो पूरे वर्ष है उसमें जो सबसे गर्म महीना है और जो सबसे ठंडा महीना है उसका जो एवरेज टेम्परेचर रहा है उसके डिफरेंस को ही हम एनुअल रेंज टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे जून है, जून का क्या है, सबसे अधिक टेम्परेचर होता है
जून का टेम्परेचर ले लिया, और फिर हमने लेना है जो सबसे ठंडे महीने का, जैसे फरवरी का मान लो या फिर जनवरी का मान लो, इनका जो टेम्परेचर है वो लेंगे हम। और सिंपली हम क्या करेंगे, इनके बीच का जो अंतर आएगा औसत, उसको हम वार्षिक ताप परिसर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण उच्च दाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए, इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी, इन पेटियों के ऊपर उच्चतल में न्यून वायुदाब विकसित होता है। ये गतिजनित दाब पेटियां हैं, इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए रहने वाला है, क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा है। तो जो हमें अर्थ है उस पे दो तरह की पेटियां होती है, एक तापमानजन्य और एक गतिजन्य। जो तापमानजन्य है वो तीन पेटियां हैं। एक तो है इक्वेटर वाली, जो है विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, जो डायरेक्ट तापमान से, जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है, तो तापमान अधिक होगा तो जो एयर प्रेशर है, वायुदाब है, वो यहाँ पे कम होगा, तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। और जो ध्रुवीय हमने अभी डिस्कस की थी पहले, वो भी डायरेक्ट तापमान से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमें ध्रुवीय हाई प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर हमें हाई देखने को मिलेगा। ये है तीन पेटियां हैं, जो ये है डायरेक्ट तापमान से संबंधित, और जो चार पेटियां और है वो है गतिजन्य पेटियां। तो ये टोटल 7 पेटियां हैं, जिसमें से 3 तो है तापमानजन्य और 4 है हमारी गतिजन्य पेटियां। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है। ऑप्शन ए हबूब, ऑप्शन बी बोरा, ऑप्शन सी फोन, ऑप्शन डी बर्ग। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हबूब। जो हबूब है वो जो दक्षिणी सहारा है, खास करके जो सूडान वाला एरिया है वहाँ से चलती है, और ये एक गर्म और नम हवा है। तो इसमें सहारा मरुस्थल से चलने वाली पूछा गया है, तो ये हबूब होगा। और जो फोन है, अगर फोन पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड में चलती है फोन पवन, जो एक गर्म पवन है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी हवा है। बताइए इनमें से ठंडी कौन सी है। ऑप्शन ए सिरक्को, ऑप्शन बी हरमट्टन, ऑप्शन सी बोरा, ऑप्शन डी फोन। इसमें से जो ठंडी पवन होगी ऑप्शन सी बोरा। जो बोरा पवन है ये एक ठंडी पवन है, जो एड्रियाटिक तट की ओर चलने वाली एक पवन है। खास करके ये उत्तरी इटली के एरिया है जो वहाँ पे अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मेघ निचले मेघ हैं। ऑप्शन ए पक्षाब कपासी सीरोक्यूमुलस, ऑप्शन बी मध्य कपासी ऑल्टोक्यूमुलस, ऑप्शन सी सत्री कपासी स्ट्रेटोक्यूमुलस, ऑप्शन डी मध्य सत्री अल्टोस्ट्रेटस। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो क्लाउड्स है उसका क्लासिफिकेशन किया गया था 1932 में, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन था जो 1932 में किया गया था। और जो क्लाउड्स हैं जो निम्न स्तर के होते हैं, इसमें 4 स्तर के होते हैं मेघ, जैसे 3 स्तर के। जैसे नीचे वाले जो मेघ हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस या फिर सत्री कपासी। जो मध्य में पाए जाते हैं उनको मध्य कपासी और ऑल्टोक्यूमुलस बोलते हैं। और जो ऊपर देखने को मिलते हैं हमें सीरोक्यूमुलस या फिर सीरस जो क्लाउड है वो हमें सबसे ऊपर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है। द यूनिट ऑफ एक्सप्रेस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज। ऑप्शन ए ग्राम प्रति घन मीटर, ऑप्शन बी ग्राम प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी ग्राम प्रति घन फीट, ऑप्शन डी प्रतिशत। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ग्राम प्रति घन मीटर में हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को दर्शाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहिरुष्ण कटिबंध जिसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, चक्र ठंडे वाताग्र के सहारे बनने वाले मेघ डैश होते हैं। ऑप्शन ए मध्य कपासी ऑल्टो क्यूमुलस, ऑप्शन बी कपासी वर्षा क्यूमुलो निम्बस, ऑप्शन सी कपासी क्यूमुलस क्लाउड्स, ऑप्शन डी वर्षास्त्री निम्बोस्ट्रेटस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो कपासी मेघ है क्यूमुलस क्लाउड है, वो हमें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस में मेनली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी इसमें ग्रीन हाउस गैस में योगदान करने वाली गैस है, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोकोस कटक डैश में स्थित है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक सागर। बताइए क्या राइट होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में कोकोस कटक हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृहत्तम महाद्वीपीय मगन तट है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज, ऑप्शन ए चिली के जो शेल्फ है उनको बोलते हैं, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया मगन तट, ऑप्शन सी साइबेरिया मगन तट, ऑप्शन डी चीनी मगन तट। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मगन तट होते क्या हैं, जो कॉन्टिनेंट का ऐसा पार्ट जो जल में डूबा रहता है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। जैसे ये क्षेत्र है, ये आगे समुद्री है, समुंदर है, तो ये जो कॉन्टिनेंट का जो भाग है आगे वाला, जो पानी में मगन रहता है या फिर डूबा रहता है, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। और जो सबसे अधिक चौड़ाई है, जिसकी सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो साइबेरिया के मगन तट है को बोला जाता है। और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसका जो स्लोप है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु है। ऑप्शन ए टोंगा ग्रत, ऑप्शन बी प्यूर्टोरिको खाई, ऑप्शन सी मेरियाना खाई, ऑप्शन डी क्यूराइल ग्रत। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वो प्यूर्टोरिको खाई है, और जो इसकी गहराई है वो लगभग 8,385 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में उच्च ज्वार आता है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी हडसन की खाड़ी में, ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी में, ऑप्शन डी बिस्के की खाड़ी में। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार हमें देखने को मिलता है वो फंडी की खाड़ी में हमें देखने को मिलता है। और जो ये फंडी की खाड़ी में आने वाला विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार है, ये कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित है। ये फंडी की खाड़ी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और जो इसकी ऊंचाई है वो अन्य ज्वार से 15 से 16 मीटर ऊंची हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। ऑप्शन ए ब्राज़ील धारा, ऑप्शन बी बेंगुएला धारा, ऑप्शन सी हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन डी फोकलैंड धारा। बताइए इनमें से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील की धारा है वो एक गर्म धारा है, बाकी अन्य जो धाराएं हैं
वो ठंडी जलधाराएं हैं। बेंगुआला भी ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट भी और फोकलैंड भी, जबकि ब्राज़ील एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है को कहते हैं। ऑप्शन ए चैलेंजर उभार, ऑप्शन बी डॉल्फिन उभार, ऑप्शन सी वोल्विस उभार, ऑप्शन डी रियो ग्रांडे उभार। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बताइए क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये जैसे एस शेप में हमें अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता है, ये हमारी विषुवत रेखा है। तो जो इसके उत्तर में जो है मध्य अटलांटिक कटक के का जो भाग उत्तर में है विषुवत रेखा के, उसको हम डॉल्फिन उभार बोलते हैं। और जो दक्षिण में है उसको हम चैलेंजर उभार के नाम से जानते हैं। ये दो उभार हमें मध्य अटलांटिक कटक में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है वह है। ऑप्शन ए कनारी बेसिन, ऑप्शन बी लैब्राडोर बेसिन, ऑप्शन सी स्पेनिश बेसिन, ऑप्शन डी कैप वर्डे बेसिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसमें पूर्वी अंध महासागर के बेसिन पूछा गया, कौन सा इनमें से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लैब्राडोर बेसिन है, वो पूर्वी अंध महासागर का बेसिन नहीं है। बाकी अन्य जैसे कनारी बेसिन, स्पेनिश बेसिन, कैप वर्डे बेसिन, अंगोला बेसिन, गायना बेसिन, ये सभी हमें पूर्वी अंध महासागर में देखने को मिलते हैं। जबकि जो लैब्राडोर बेसिन है वो पश्चिमी अंध महासागर में स्थित है, ना कि पूर्वी अंध महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्बाट्रोस पठार स्थित है। ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी अंटार्कटिका में। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, प्रशांत महासागर में हमें अल्बाट्रोस का पठार देखने को मिलता है, जिसको पूर्वी प्रशांत कटक के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और जो 23 डिग्री से लेकर के जो 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसमें जाकर के ये दो शाखाओं में आगे अल्बाट्रोस का पठार है वो विभाजित हो जाता है। जिसकी पूर्वी शाखा है वो चिली की तरफ चली जाती है और जो पश्चिमी शाखा है वो ईस्टर्न आइसलैंड के रिज के पास नाम से दक्षिण की ओर चली जाती है। ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।